हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी श्रुति। कैसे हैं आप सब? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस लेक्चर में वी विल डील विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बोला था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आरबीआई अपना टूल्स का यूज करती है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन, डिप्रेशन सबको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई का अमाउंट को कंट्रोल करती है। तो आज बेसिकली हम उन्हीं टूल्स के, उनमें से कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर अनदर लेक्चर्स में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कहां तक डील कर पाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, मनी सप्लाई सबको कंट्रोल करती है, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक क्वांटिटेटिव टूल्स एंड अनदर इज क्वालिटेटिव टूल। तो इन टुडे लेक्चर वी विल डील विथ क्वांटिटेटिव टूल। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर इतने सारे जो भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल में आता है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सारे टूल को हम क्वांटिटेटिव टूल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में बेसिकली हम डील करेंगे सीआरआर, एसएलआर एंड बैंक रेट। उसके बाद बाकी के और सारे टूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। सी, व्हाट इज सीआरआर? CRR is the ratio fixed by RBI of the total deposit of bank in India which is kept with RBI in the form of cash. ठीक है, आपको क्या समझ में आया? देखिए CRR क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए CRR is the ratio fixed by RBI। सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि ये जो रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, तो ऑब्वियसली इसको कौन फिक्स करेगी? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई में भी कौन? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इतना समझ में आया? इट इज द रेशियो फिक्स्ड बाय आरबीआई ऑफ द टोटल डिपॉजिट। सी, टोटल डिपॉजिट से आप क्या समझते हैं? डिपॉजिट, डिपॉजिट्स के भी टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है हमारा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। आप सबके पास सेविंग अकाउंट्स होगा, करंट अकाउंट के बारे में आप जानते ही होंगे। डिमांड डिपॉजिट्स में होता है डिमांड डिपॉजिट एंड सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर होता है करंट अकाउंट और दूसरा क्या होता है? सेविंग अकाउंट। हम लोग जब भी डिपॉजिट करते हैं तो जनरली हमारा या तो सेविंग अकाउंट में होता है या फिर करंट अकाउंट में होता है। नाउ दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को कहते हैं हम फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा ना कि फिक्स डिपॉजिट, हमने अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट किया है। और दूसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट। तो इट इज द रेशियो फिक्स्ड बाय आरबीआई ऑफ द टोटल डिपॉजिट, मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट का एक रेशियो है जो आरबीआई फिक्स करती है, जो बैंक्स को ऑफ बैंक इन इंडिया विच इज केप्ट विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब ये एक, मान लीजिए आरबीआई के पास, बैंक्स के पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है, तो आरबीआई उस 100 रुपीज का 1% फिक्स करती है, जिसको हर बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, और किसी फॉर्म में नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश के फॉर्म में
कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास हर बैंक को रखना होता है अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ रेशियो, कुछ फिक्स अमाउंट होता है जो कि आरबीआई फिक्स करती है, कुछ परसेंट होता है जो आरबीआई फिक्स करती है, वो हर बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ उसका क्या रेंज होता है? आप पूछेंगे कि कितना, मतलब ठीक है एक रेशियो रखा जाता है, बट कितना रेशियो कितना रखा जाता है? तो इट इज इन द रेंज ऑफ 3 to 15%। मीन्स अगर 100 रुपीज बैंक्स के पास 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है, तो उसका 3 to 15% के बीच में से कुछ इसी रेंज के कुछ अमाउंट को हर बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होगा। किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। ओके, नाउ अब आप पूछेंगे कि ये चीज तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये कैसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये कैसे हमें अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई में कैसे हेल्प करता है? नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे एकदम ध्यान से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी अगर पहले मैं लाइन पढ़ती हूँ। इफ द आरबीआई फील्स दैट फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज हाई लीडिंग टू इन्फ्लेशन, इट विल इंक्रीज CRR and reduce liquidity. Okay, सी मैंने आपको बताया था कि जब भी मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब भी आरबीआई को लगेगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, वो क्या करेगी? CRR के अमाउंट को बढ़ा देगी। अब CRR का क्या कोरिलेशन है मनी सप्लाई से? ये देखिए, मान लीजिए, लिसन, अगर टोटल डिपॉजिट 100 है, ठीक है, और गवर्नमेंट टोटल डिपॉजिट 100 है और CRR क्या है? मान लीजिए 3%, ठीक है। तो बैंक हमेशा जो डिपॉजिट रखती है उसको क्या करती है? लोन में डालती है, लोन्स में, मतलब किसी को लोन देती है। मान लीजिए मैं जाती हूँ बैंक में, तो बैंक मुझे लोन देगा, तो मेरे पास क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, किसी भी कस्टमर के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, उसके हैंड में पैसे आ जाएंगे, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे बहुतों को लोन मिल, अगर अमाउंट बैंक के पास ज्यादा है, लोनेबल अमाउंट, लोन देने के लिए अमाउंट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए ये 3% है, तो 3% ही सिर्फ ये आरबीआई के पास रखेगा, बाकी इसके पास कितना होगा? 97 रुपीज होगा। तो 97 रुपीज को वो क्या करेगा? लोन में दे देगा, और उससे क्या होगा कि सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मतलब किसी भी कस्टमर को ही देगा या फिर किसी बिजनेसमैन को देगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? इकोनॉमी में ही तो आएगा ना, मतलब कंट्री में ही तो आएगा, कंट्री में ही तो वो यूज होगा ना, ठीक है। तो उस सेंस में क्या होगा? हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा अगर CRR क्या होगा? कम होगा। CRR अगर क्या होगा? कम होगा। और अगर CRR ज्यादा होगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई घट जाएगा। अगर मान लीजिए 100 रुपीज है और गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इसको 15% कर दिया CRR को, तो क्या होगा? अब कितना बचेगा? 85 रुपीज बचेगा बैंक के पास लोन देने के लिए। तो अब सप्लाई क्या होगा? कहाँ 97 था, कहाँ 85 हो गया, तो मनी सप्लाई कम हुआ ना इकोनॉमी में। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नाउ बैक टू आवर पॉइंट, इफ आरबीआई feels that the flow of money in the economy is high leading to inflation, it will increase CRR and reduce liquidity। ये क्या करेगी? जब भी आरबीआई को लगेगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया है, वो क्या करेगी? CRR को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी, जिससे कि लिक्विडिटी यानी कि फ्लो ऑफ मनी कम हो जाए। ये समझ में आया? नाउ अनदर थिंग, अब जब आरबीआई को ये लगेगा कि मनी सप्लाई इज लो,
मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी का स्थिति चल रहा है, डिप्रेशन है, तो क्या करेगी, एडिशनल अमाउंट वो इकोनॉमी में डालेगी, इकोनॉमी में ज्यादा अमाउंट डालेगी, तो वो क्या करेगी, सीआरआर को लो कर देगी, मतलब अपने पास जो कैश के फॉर्म में उनको पैसा रखना था उसको कम कर देगी, जिससे क्या होगा, बैंक्स के पास ज्यादा मनी होगा और वो ज्यादा लोन्स देंगे, और ज्यादा लोन से क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में आएगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जो भी नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए लिटिल ट्रिकी है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसे इजीली आपको समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंडिविजुअली पर्सनली डील करूंगी इस चीज से, ठीक है? तो फिर से मैं बता रही हूँ कि सीआरआर क्या होता है। सीआरआर इज द रेशियो, इज द अमाउंट या परसेंटेज फिक्स्ड बाय आरबीआई ऑफ द टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, इन सब डिपॉजिट को मिला के जितना है उसका कुछ परसेंट जो हर बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है? अब क्या होता है, हाउ इट इज टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सी, जब आरबीआई को लगने लगता है कि फील्स की फ्लो ऑफ मनी क्या हो रहा है, मतलब मनी अमाउंट ज्यादा है, तो वो क्या करती है, वो ज्यादा पैसा अपने पास रख लेती है, मींस सीआरआर को बढ़ा देती है। सीआरआर बढ़ेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास, और लोगों के पास, मतलब जो बैंक के थ्रू लोगों के पास जाता है लोन के सेंस में, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी का कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में जो मनी है वो कम हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज, जब आरबीआई को लगने लगता है कि इकोनॉमी में पैसा नहीं है और इकोनॉमिक ग्रोथ को वो इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करती है, अपना सीआरआर मींस अपने पास जो उनको कैश के फॉर्म में बैंक अनदर बैंक रखती, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोनेबल अमाउंट बढ़ जाता है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं और उनके हाथ में पैसे ज्यादा एडिशनल अमाउंट आ जाता है, और उससे जो डिप्रेशन या फिर जो सप्लाई ऑफ मनी लो है उससे क्या होता है, इन्फ्यूज होता है, ज्यादा अमाउंट आ जाता है इकोनॉमी में, ठीक है? अब सीआरआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीआरआर हर फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है, मींस हर 14 डेज पे सीआरआर का कैलकुलेशन होता है कि हर बैंक अपना मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब उतना अमाउंट आरबीआई के पास रख रही है या नहीं रख रही है जो आरबीआई ने फिक्स किया है, ठीक है? अब क्या है, करंट रेट ऑफ सीआरआर इज 3%। कितना है सीआरआर का रेट अभी, 3%। वो देखिए ये अभी के लिए है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेट कभी भी चेंज हो सकता है, वो आरबीआई पे है, उसके लिए आप इसको रेगुलर अपने नोट्स में अपडेट करते रहिएगा। अभी के लिए फिलहाल मैंने चेक किया था 3% है, ओके? तो सीआरआर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर आप मुझे मेल कीजिएगा, ओके? मैं आपको अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नाउ ये हो गया सीआरआर। नाउ अब हमने पढ़ लिया सीआरआर, अब पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज एसएलआर। सी, कैश रिजर्व रेशियो क्या था, जो कि हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ अमाउंट अपने टोटल डिपॉजिट का कैश के फॉर्म में रखना था, ठीक है? ये तुमने पढ़ लिया। अब एसएलआर क्या है, SLR is the ratio fixed by RBI of the total deposit of bank which is to be maintained by the bank with itself। देखिए अब इसमें क्या डिफरेंस है, SLR और CRR में जो मेन डिफरेंस है वो है कि बैंक को किसके साथ रखना है, with itself, मतलब उसको आरबीआई के पास रखना था कैश रिजर्व रेशियो में, इसमें किसमें रखना है, खुद के पास रखना है। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट किसके पास रखना है, खुद के पास रखना है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कैश रिजर्व रेशियो में हमने पढ़ा था कि उसको सिर्फ कैश में ही रख सकते हैं, लेकिन एसएलआर में क्या होता है, उसको कैश के अलावा भी दो फॉर्म में रख सकते हैं, दैट इज गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है? तो जिस तरह
सीआरआर हमें हेल्प करता था मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, इन द सेम वे एसएलआर भी उसी तरह हमें मदद करता है, मींस आरबीआई को हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। फिर मैं एग्जांपल लूंगी 100 रुपीज का। मान लीजिए टोटल डिपॉजिट है 100 रुपीज किसी भी बैंक के पास, ठीक है, किसी एक बैंक का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बैंक को ये चीज मेंटेन करना पड़ता है। याद रखिएगा इस चीज को, हर बैंक को ये चीज मेंटेन करना पड़ता है, किसी भी सिंगल बैंक के लिए ये नहीं है, हर बैंक के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 100 रुपीज है, इसका 3% सीआरआर में गया और ये आरबीआई के पास चला गया। उसके बाद इसके पास बचा 97, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करना है, हर बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट को रखना है, कुछ अमाउंट जो कि आरबीआई फिक्स करती है वो अपने पास रखना है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गोल्ड उसके बराबर, कैश उसके बराबर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके बराबर, या फिर तीनों मिला के भी रख सकते हैं। मान लो कुछ हिस्सा उसमें गोल्ड में रख दिया, कुछ हिस्सा कैश में रख दिया और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख दिया, ठीक है। तो जिस तरह सीआरआर हेल्प करता था आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, इन द सेम वे एसएलआर भी हेल्प करता है गवर्नमेंट को मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। कैसे? जैसे कि इफ द एसएलआर इज इंक्रीज्ड, एसएलआर को अगर इंक्रीज हो गया, एसएलआर ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, बैंक को अपने पास ज्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा और उस अमाउंट को लोन में, क्योंकि वो घुमा नहीं सकती है, लोन में नहीं दे सकती है, कांट लैंड दैट अमाउंट, ठीक है। तो उसके पास कम अमाउंट ऑफ मनी बचा लोन में देने के लिए, और इससे क्या हुआ कि कस्टमर्स के पास कम अमाउंट गया, और कम अमाउंट होने के कारण क्या हुआ, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम रहा, ठीक है। फिर टेक्निकली इसको समझिएगा, एसएलआर अगर ज्यादा हुआ तो बैंक के पास क्या होगा, लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा, लोन देने वाला अमाउंट कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, पब्लिक के पास कम पैसे आएंगे, पब्लिक के पास कम पैसे आएंगे, और जैसे ही पब्लिक के पास कम पैसे आए मनी सप्लाई कम हो गया। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जा रहा है। एसएलआर अगर ज्यादा हुआ, बैंक के पास जो लोनेबल अमाउंट है, मतलब एसएलआर ज्यादा हुआ तो बैंक को खुद के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, जो बचा पैसा है वो कम हो जाएगा लोन देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पब्लिक के पास कम अमाउंट ऑफ मनी आएगा और उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, मान लीजिए कि इकोनॉमी में कम पैसे हैं, तो क्या होगा, आरबीआई एसएलआर को कम कर देगी। इससे क्या हुआ, एसएलआर कम करने से क्या होता है, एसएलआर जैसे कम हुआ, गवर्नमेंट एसएलआर जैसे कम हुआ, लोनेबल अमाउंट जो बैंक का है, मतलब बैंक को खुद के पास कम अमाउंट रखना पड़ेगा, बाकी जो भी पैसे हैं वो क्या करेगा, लोन में घुमा देगा। उससे क्या होगा कि बैंक का लोनेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। बैंक का लोनेबल अमाउंट जैसे ही बढ़ा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे लोन के थ्रू ही, और पब्लिक के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिप्रेशन कंट्रोल होगा, और मनी सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है आरबीआई का, सीआरआर, एसएलआर, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ सीआरआर और एसएलआर एक ही जैसे वर्क करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सीआरआर एसएलआर का एक ही फॉर्म है कि अगर सीआरआर बढ़ गया
SLR बढ़ गया तो क्या होगा, तो एक जैसा ही काम करता है CRR SLR। एक को बैंक अपने पास रखती है और दूसरे को RBI के पास बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है। नाउ बैंक रेट, CRR SLR के बाद अब क्या है, बैंक रेट। सी बैंक रेट क्या होता है, Initially, bank rate used to be that rate of interest at which banks, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, छूट गया है, borrow money from the RBI for long period। ये क्या हुआ, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है, कोई भी चीज अगर किसी से भी हम लोन लेते हैं, किसी से भी बोरो करते हैं, तो उस पे हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं ना। सिमिलरली बैंक्स भी RBI से लोन लेती है और उस पे वो क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है, कितने दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड। मैंने पहले की स्लाइड्स में मतलब फाइनेंशियल मार्केट में आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी बताया था कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये 90 डेज से ज्यादा के लिए होता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई लोन, कोई भी बोरो 90 डेज से ज्यादा के लिए करता है तो उसको लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और 90 डेज से कम के लिए करता है तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो बैंक रेट वो रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI, ठीक है। अब ये कैसे टूल बन गया मॉनेटरी पॉलिसी का, इससे कैसे इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन कंट्रोल होगा, तो चलिए देखते हैं। सी इसमें इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। If the interest rate was increased, it used to become costlier। हाँ, one more thing, मैंने यहाँ पे लिखा है initially, मतलब initially क्या, इसका मतलब ये हुआ है कि पहले ऐसा होता था, मीन्स अभी प्रेजेंटली बैंक रेट का काम ये नहीं है, ये पहले कैसा हुआ करता था मैं वो पहले आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए ये इनिशियली यूज हुआ है। नाउ इसीलिए मैं was यूज कर रही हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, if the bank rate was increased, it used to become costlier for bank to borrow from RBI। See, अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो किसी भी इंसान के लिए या फिर बैंक के लिए कॉस्टली पड़ जाता है लोन, क्योंकि उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, अगर वो कॉस्टली अमाउंट पे कोई भी बैंक RBI से लोन लेगी तो वो क्या करेगी, वो अपने कंज्यूमर्स को भी क्या करेगी, हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, ठीक है। क्योंकि बैंक का तो मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो क्या करेगी, अपने प्रॉफिट के लिए भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोन नहीं लेंगे, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट पे करना किसी को भी पसंद नहीं है। तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास कम अमाउंट ऑफ मनी आएगा, कम अमाउंट ऑफ मनी आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इसे अच्छे से समझना पड़ता है। अगर आप इसके लिंक्स को जोड़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना, बट अगर आप इसके एक भी लिंक को मिस करेंगे या इसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये चीज आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता था, बैंक रेट करता था। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये तो हो गया जब इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट हायर होगा। अब जब होगा बैंक रेट लोअर हो जाएगा तो क्या होगा, उसको बैंक्स के लिए कम रेट पे लोन मिलेगा, तो बैंक खुद भी जो लोगों को लोन देता है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा, उसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। इससे क्या होगा, लोग पब्लिक ज्यादा लोन लेगी, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो जब भी ऐसा होता है
अमाउंट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी आता है इकोनॉमी में। तो बैंक रेट से कैसे कैसे क्या हुआ ये समझ में आ गया। अब नाउ द थिंग इज कि ये क्यों मैंने लिखा था इनिशियली और हर जगह वॉज इंक्रीज्ड एंड वॉज करके मैंने लिखा था, इसलिए क्योंकि अब ये डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये पहले इस तरह से यूज हुआ करता था, ठीक है, 1919 के पहले। 1999 में क्या हुआ ना, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट टूल का यूज करके एक्सपेरिमेंट करके आरबीआई ने किसको इंट्रोड्यूस किया, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को मैं अगले लेक्चर में आपसे डील करूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो और अगर मैं इसमें ही कंटिन्यू करूंगी तो छूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में। तो 1919 में क्या हुआ, आरबीआई ने किसको इंट्रोड्यूस किया, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को। उसके बाद ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, बट आरबीआई ने उसे परमानेंटली कंटिन्यू कर दिया, किसको, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को। ये क्या होता है, क्यों बैंक रेट क्यों होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगी। तो इससे क्या हुआ ना कि बैंक रेट जो था वो अपना रेलेवेंस धीरे धीरे खोने लगा, बैंक रेट का रेलेवेंस खत्म होने लगा, ठीक है। और अब बैंक रेट का ये काम नहीं रह गया है, अब ये काम किसका रह गया है, रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू अब ये होने लगा है। नाउ तो बैंक रेट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंक रेट का एक अनदर काम हो गया है। At present, bank rate serves as benchmark for imposing penalty in case of non-maintenance. किसका non-maintenance भाई, यहाँ भी कुछ छूट चुका है, non-maintenance of CRR and SLR। मतलब अगर कोई बैंक अपना CRR और SLR को मेंटेन नहीं करती है, आरबीआई जैसा चाहती है, तो फिर क्या होगा कि इसी रेट बैंक रेट के अनुसार ही उसी बेसिस पे हर बैंक को कुछ न कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब किस चीज का बैंक रेट का किस में यूज होता है, ये एज अ बेंचमार्क फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। अगर सीआरआर और एसएलआर का यूज नहीं, मतलब जितना रखने कहा गया है, जितना मेंटेन करने कहा गया है आरबीआई से, अगर कोई बैंक मेंटेन नहीं करती है तो बैंक रेट का यूज करके उसी रेट पे क्या होगा, हर बैंक मतलब जो बैंक मेंटेन नहीं कर रही है उस पे पेनल्टी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इट्स वेरी ऑब्वियस, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये जो चीज मैंने आज बताया है ये आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका अगर एक भी चीज नहीं समझते तो आप एक दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस करने का आप रिस्क ले रहे हैं, तो इसे अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई विल पर्सनली डील, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। एंड अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।